नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीती हुई एक महिला टेनिस प्लेयर के बारे में जिसको हाल ही में 4 साल के लिए बैन किया गया। इसके खाने में ये दवाई मिली जिसकी वजह से इसको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया किसी भी टेनिस गेम में पार्ट लेने से। अब देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है क्योंकि ये 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीती हुई है, जिसको काफ़ी बड़ा एक टूर्नामेंट, काफ़ी बड़ी एक ट्रॉफी माना जाता है टेनिस में और पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। और ये जो केस है ये पिछले 1 साल से चला आ रहा था और बार बार इस केस की जो जजमेंट थी वो एक्सटेंड हो रही थी। तो अभी फाइनली ये जजमेंट आई है जिसमें इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनको बैन क्यों किया गया और वो कौन सा सब्सटेंस है जो इनके खाने में निकला, इसके साथ साथ इसके क्या यूजेस हैं इस सब्सटेंस के, क्यों इसको यूज़ किया जाता है और कैसे एथलीट्स इसे अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम इन सारी की सारी चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में ITIA, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस इंटेग्रिटी एजेंसी, इसने 2 टाइम की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है, बताओ अभी हाल ही में 4 साल के लिए कौन सी 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन को बैन किया गया। सिमोना हालेप जो कि रोमानिया की हैं, 4 साल के लिए इनको प्रोफेशनल टेनिस खेलने से बैन कर दिया गया है। क्या कारण है? कारण है टेनिस खेल में एंटी डोपिंग प्रोग्राम को वायलेट करने के लिए। अब कैसे वायलेट किया इन्होंने, आगे देखते हैं। अभी जो इंटेग्रिटी एजेंसी है इसने कहा कि हालेप जो है इसने इंटेंशनली यानी जानबूझ के एंटी डोपिंग वायलेशन करी है। मतलब एक तो होता है कि गलती से होगी, नहीं, इसने जानबूझकर एंटी डोपिंग के जो हमारे रूल्स हैं उनको वायलेट किया है। कैसे पता चला? इसके 51 ब्लड सैंपल्स लिए गए, उनको एनालाइज किया गया एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP प्रोग्राम के तहत, और उसमें यह पता चला कि इन्होंने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को लिया है जो प्रोहिबिटेड हैं, जिनको बैन किया गया है। इस हिसाब से इन्होंने इंटेंशनली जानबूझ के एंटी डोपिंग वायलेशंस करी है। अब देखिए, ये जो हालेप का पूरा केस है ये पिछले साल अक्टूबर से चल रहा था, जब इन्हें प्रोविजनली सस्पेंड किया गया था। प्रोविजनल सस्पेंशन हुई थी इनकी। सबसे पहले जब इस प्रकार के केस आते हैं तो पहले उनको कुछ समय के लिए प्रोविजनली सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उस इन्वेस्टिगेशंस की जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे फिर डिसाइड किया जाता है कि एक इंडिविजुअल को, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, एथलीट है, उसे बैन करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले अक्टूबर में इनका प्रोविजनल सस्पेंशन होता है। उसके बाद बार बार इनकी जो हियरिंग थी, जो इनकी जजमेंट थी, उसको डिले किया जाता है। तो इससे काफ़ी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी और इस केस के सराउंड काफ़ी एंग्जाइटी भी थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्लेयर हैं, 2 टाइम की ग्रैंड स्लैम है, तो इनके काफ़ी सपोर्टर्स हैं, काफ़ी फैंस हैं। तो इसके बीच में हालेप ने भी अपने सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठाई, अपनी डिससेटिस्फेक्शन बताई कि ITIA किस प्रकार से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, और रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को अर्ज किया। अर्ज करने का मतलब होता है मांग करना, तो मांग किया कि जो भी वर्डिक्ट है उसकी अनाउंसमेंट को एक्सपीडाइट किया जाए। एक्सपीडाइट मतलब कि उसको जल्दी किया जाए, जल्दी से जल्दी आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसे पूरा किया जाए और फिर फाइनल वर्डिक्ट जो है उसको अनाउंस किया जाए, बताया जाए कि भैया क्या करना है, मुझे बैन करना है, नहीं करना है, क्या सीन है, मैं आगे के लिए तैयारी करूँ, नहीं करूँ। तो इसके लिए उन्होंने अपने डिससेटिस्फेक्शन जो थी वो सोशल मीडिया में बताई थी। अभी यहाँ पे 4 साल का बैन सिमोना हालेप को लग गया है। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर 2026 तक वो किसी भी प्रोफेशनल टेनिस में compete नहीं कर सकती हैं, उसके लिए वो इनएलिजिबल बन चुकी हैं। अगर ऐसा माना जाए, एज्यूम किया जाए कि ये जो रूलिंग है इसको कभी भी चैलेंज नहीं किया गया, अगर ये अनचैलेंज रह जाती है तो, और ये चैलेंज करना ही एक होप है सिमोना हालेप के लिए। सिमोना हालेप के पास एक ऑप्शन है कि वो इस डिसीजन के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट CAS इसमें अपील कर सकती हैं, और ये 110% करेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सिमोना हालेप ने पहले ही हाईलाइट किया कि उन्होंने रेगुलर टेस्टिंग करी है अर्ली पार्ट ऑफ 2023 में, यानी कि 2023 की स्टार्टिंग में, और हर एक टेस्ट जो है वो नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, यानी उसमें किसी में भी ऐसा नहीं आया कि मैंने कोई ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लिया है। इसके साथ उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि मैंने अपनी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स थे उन्हें मॉडिफाई किया था, जब कुछ मेरी जो ट्रस्टेड टीम है उसने और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया। जब 2022 की हार्डकोर सीज़न के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस प्रिपरेशन के दौरान मेरी जो ट्रस्टेड टीम है और जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मेरे कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स को मॉडिफाई किया, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया।
अभी यहाँ पे बात ये है कि जितने भी लिस्टेड इंग्रेडिएंट्स थे इन सप्लीमेंट्स में, कहा गया कि उसमें कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस नहीं मिला, लेकिन उसमें से एक सब्सटेंस वहाँ पे डिस्कवर हुआ, वहाँ पे मिला, वो था रोक्साडोस्टैट। अब यहाँ सवाल है कि ये रोक्साडोस्टैट है क्या। देखिए, रोक्साडोस्टैट जो है ये एंटाई अनीमिया मेडिकेशन है। एंटाई मतलब खिलाफ, एनीमिया का क्या मतलब होता है। देखिए, अनीमिया वो प्रॉब्लम है जहाँ पे हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन नहीं बनते हैं, या उतने नहीं बनते हैं जितने बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, RBCs, WBCs और आपके पास प्लेटलेट्स। जो WBCs होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है, इससे भी कई बार सवाल पूछा जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है इनका क्या काम होता है, RBCs का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टिश्यूज़ तक। जब इनकी कमी हो जाती है तो उस बीमारी को बोला जाता है अनीमिया। तो ये एंटाई अनीमिया मेडिकेशन का मतलब होता है दवाई। तो जो रोक्साडोस्टैट है ये एंटाई अनीमिया मेडिकेशन है। अब ये दवाई करती क्या है, ये HIF यानी कि हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, तो हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर प्रोलाइल हाइड्रोक्साइलेज इनहिबिटर है। अब देखो, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअल में ये रोक्साडोस्टैट करता क्या है। तो ये HIF यानी हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर प्रोलाइल हाइड्रोक्साइलेज इनहिबिटर है। ये करता क्या है, ये एंडोजिनस मतलब शरीर के अंदर इरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है। इरिथ्रोपोइटिन ये कहाँ पे रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ होता है हमारी किडनी के द्वारा। किडनी रिलीज़ करती है इरिथ्रोपोइटिन। अब इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन जो है ये स्टिमुलेट करता है हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। RBCs और हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, किडनी के द्वारा। अब ये जो दवाई ली जाती है ये क्या करती है, ये इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है। तो उससे क्या होगा, RBCs और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन नेचुरली नहीं, ये बाहर से एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी कि नेचुरली जो हो रही है उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, ये इसका काम होता है। अब ये जो प्रोसेस है जहाँ पे RBCs बनते हैं, ये बनते कहाँ पे हैं, ये बोन मैरो में बनते हैं, और ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जो मेडिकेशन है इसको अनीमिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, मुख्यतः उन लोगों में जिनमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। क्या होती है क्रोनिक किडनी डिजीज़? क्रोनिक किडनी डिजीज़ एक किडनी डिजीज़ की टाइप है जहाँ पे जो किडनी है वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे अपना फंक्शन करना बंद कर देती है। विद इन मंथ्स, विद इन ईयर्स, महीने में भी कर सकती है, सालों में भी कर सकती है। वहाँ पे आती है रोक्साडोस्टैट। यहाँ पे ये जो अनीमिया आता है, अब अनीमिया कैसे आएगा, जब किडनी काम करना बंद कर देगी। तो मैंने आपको बताया कि जो इरिथ्रोपोइटिन है वो रिलीज़ नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन और RBCs की जो प्रोडक्शन है, तो इससे RBCs का जो नंबर है वो कम होने लगेगा। जैसे ही RBCs का नंबर कम होगा उस बीमारी को अनीमिया बोलेंगे, और जैसे ही वो बीमारी होगी तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए रोक्साडोस्टैट यूज़ की जाएगी। अब इसको माउथ से लिया जाता है, यानी इसके इंजेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, इसको सीधा मुँह से खाया जाता है। मार्केट में ये एवरेंजो नाम के ब्रांड नेम से बिकती है, तो ये आप देख सकते हो, ये है एवरेंजो, और इसके नीचे ज़रा देखो ये है रोक्साडोस्टैट। तो ये अनीमिया की ट्रीटमेंट में मुख्यतः जहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है उस केस में यूज़ की जाती है। रोक्साडोस्टैट जो है इसको सबसे पहले ग्लोबल अप्रूवल चाइना में मिला 17 दिसंबर 2018 में। यहाँ पे उन पेशेंट्स में जहाँ पे CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से अनीमिया हो रहा है उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया, और ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। पहली बार जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और डायलिसिस पर डिपेंडेंट हैं, उसमें जो अनीमिया आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट में रोक्साडोस्टैट का यूज़ किया गया। उसके बाद फिर जापान में इसको अप्रूव किया गया 2019 में उन पेशेंट्स के लिए जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और डायलिसिस में हैं, और उसके बाद 2020 में उन पेशेंट्स के लिए भी इसको अप्रूव कर दिया गया जो डायलिसिस में नहीं हैं लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन ने
अगस्त 2021 में रोक्साडोस्टैट को मेडिकल यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ दिक्कत क्या है। देखिए दिक्कत ये है कि रोक्साडोस्टैट जो है उसकी पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं एथलेटिक डोपिंग में। किस प्रकार से, कई ऐसे एथलेटिक्स हैं जो रोक्साडोस्टैट को यूज़ करते हैं अपने हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए और जो प्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल्स की उसे स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि वो उनकी जो कंपटीशंस हैं उसमें उनकी जो फिटनेस है या स्ट्रेंथ है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें इंक्रीज़ आए। तो इन चीज़ों के लिए, अपने हीमोग्लोबिन लेवल को रेज़ करने के लिए, आरबीसीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए कई जो एथलीट्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं। और यही एक कारण है कि इसे जब स्क्रीनिंग की जाती है परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स के लिए, कि कोई एथलीट ऐसी कोई ड्रग तो नहीं ले रहा है जिससे उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो, तो उस स्क्रीनिंग में भी उसे इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि कोई भी एडिशनली ऐसा कोई सप्लीमेंट ना ले जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो जाए। क्योंकि हमें जो नेचुरली तुम परफॉर्म कर सकते हो वैसे एथलीट चाहिए, ऐसे नहीं कि ड्रग्स वगैरह लेके तुमने अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस कर ली, ठीक है। तो इसलिए इसे परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग में जो स्क्रीनिंग की जाती है उसमें भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब सिमोना हालेप में यही ड्रग पकड़ा गया जिसकी वजह से उसको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये पूरा का पूरा इंसिडेंट समझ में आया हो और इसके पीछे जो ड्रग है रोक्साडोस्टैट वो समझ में आया हो, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्यों इसे परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग में जो स्क्रीनिंग की जाती है उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया और क्यों सिमोना हालेप को 4 साल के लिए बैन किया गया। हमने ये सारी चीज़ें विस्तार से देखी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।